बताइए, पूछा जाए, सबके बीच में पूछा जाए या लिखवा कर लिया जाए? लिखवा के लिया जाए। चलो, हाफ हल्ली के बाद लेंगे, तब तक आप लोग और सोचिएगा, क्योंकि आपका एजुकेशनल कैरियर 12th के परसेंट मार्क्स पर डिपेंड करता है। ये तो क्लियर है ना? यहाँ तो कोई डाउट नहीं है किसी को? क्योंकि आगे हम वैल्यू एजुकेशन के लिए इतना टाइम नहीं निकाल पाएंगे, और आप लोगों का टाइम लेना भी ठीक नहीं है। 12th का एग्जाम की तैयारी करनी है, बस 2-3 दिन की क्लास और है। अच्छा, दूसरी बात, आप लोगों ने जो जो टॉपिक यहाँ डिस्कस हो रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ, यानी अपनी मदर फादर के साथ आप लोग शेयर करें, ऐसा हमने शुरू में कहा था। करते हैं शेयर? भाई करना चाहिए। आखिर क्या बातें इस एक्स्ट्रा क्लास में, वैल्यू एजुकेशन क्लास में, वो कौन सी बातें हैं जो की जा रही हैं? और हमने तो यहाँ तक कहा था, मैसेज भी दिया था, अगर कुछ बच्चों के पेरेंट्स क्लास में आना चाहें, बैठना चाहें, तो उनका वेलकम है। ये मैसेज किया था। तो इससे ये होता, पर आप लोग कितने इजी महसूस करते अगर आपके पेरेंट्स आना चाहते होंगे। हो सकता है आपने मना कर दिया, क्या किसी ने मना? किसी के पेरेंट्स ने कहा नहीं हम चलते हैं, देखेंगे क्या बातें होती हैं, बैठकर सुनते हैं। देखो, छोटे बच्चों के पेरेंट्स स्कूल में अब तो यहाँ तक होने लगा है कि ऑनलाइन क्लास चल रही है और उसका वीडियो रिकॉर्डिंग है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। स्कूल पेरेंट्स को ऑनलाइन क्लास चलते हुए अपने मोबाइल पर देखने की परमिशन तक दे रहे हैं, ये मालूम है ना? और कुछ पेरेंट्स उसको देखते भी हैं। तो पेरेंट्स बच्चों के साथ कैसा बिहेव होता है स्कूल में, उनके सामने क्या कंटेंट आता है, टीचर का कैसा बिहेवियर है, बच्चों का आपस में कैसा बिहेवियर है, स्कूल का जो इंटरनल एटमॉस्फेयर है वो कैसा है, ये तो देखने को मन करता है। और छोटे बच्चों के पेरेंट्स तो खुद देखना चाहते हैं, क्लास में बैठना चाहते हैं, पर बड़े बच्चों को पेरेंट्स के साथ बैठकर इजीली महसूस नहीं होता। हमको भी मालूम है, बहुत सी बातें आप बच्चों पेरेंट्स से शेयर नहीं करते होंगे। और होना तो ये चाहिए, जब बच्चा 12-13 वर्ष का हो जाए, टीनेज में आ जाए, तो उसको अपना फ्रेंड बना लेना चाहिए। अच्छे पेरेंट्स की ये निशानी है, यानी वो बच्चा डरे नहीं, झिझके नहीं, अपनी कोई भी बात कहने से बचे नहीं, खुलकर बोल सके। आज ऐसा हुआ स्कूल में, फला मैडम ने ये पढ़ाया, आज हमारे किसी मित्र ने, हमारे किसी फ्रेंड ने इस तरह की बातें की, या किसी फ्रेंड के पेरेंट्स ने ऐसा हमारे बारे में रिएक्ट किया, या ऐसा एक्सप्रेशन उनका था, ऐसा सुनने में आया। ये बातें शेयर करनी चाहिए, ठीक है? अच्छा, अब बताइए, जब से ये क्लास शुरू हुई है तब से आप लोग अपने ऊपर कोई प्रेशर महसूस कर रहे हैं या इजीली फीलिंग है आपकी? बताइए, इजीनेस है या कोई अंडर प्रेशर है? जो अंडर प्रेशर महसूस करते हैं वे हाथ उठाएं।
नहीं बता रहे हैं। चलिए, जिनको लगता है इजीली महसूस कर रहे हैं, इजीली है, इसका मतलब नॉर्मल है, पढ़ाए हैं तो पढ़ाइए, नहीं पढ़ाना तो मत पढ़ाइए, ऐसा माने। क्यों भाई? ऐसा माने कि पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा लो जी, हम तो स्कूल के स्टूडेंट हैं, जैसा कहेंगे वैसा सुनेंगे, वैसा बोलेंगे, वैसा सुन लेंगे, क्लास में बैठना है, डिसिप्लिन है स्कूल का, ऐसा है ना? ऐसा ही तो है। तो आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इजीली महसूस कर रहे हैं या कोई अंडर प्रेशर महसूस कर रहे हैं, ये आप बता नहीं पा रहे। अब दूसरे ढंग से मैं पूछता हूँ, जिनका पहले से घर में अपने लगा है, दो एक ने हाथ उठाए हैं, और जरा सोच के बताइए किस किस को लगता है कि अब कुछ पढ़ने में मन लगने लगा है। गोश्त 5-7 बस आप नीचे, इतना ही बहुत। देखो भाई, आपकी लाइफ, आपकी अपनी लाइफ, पेरेंट्स का काम और टीचर का काम ये है कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें, कहीं भी अंडर प्रेशर महसूस ना करें। एंजॉय से मतलब है कि आपको हर काम में, हर क्षण, हर पल एक आनंद की अनुभूति होती रहे, एक गुड फीलिंग आपको हो। ये ड्यूटी बनती है पेरेंट्स की और टीचर। ऐसा आप लोग कर पा रहे हैं या नहीं, बताइए। इजीली आप ऐसा फील कर पा रहे हैं या नहीं? क्वेश्चन आप लोगों तक पहुंच नहीं रहा है। क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि आप लोग हैप्पीली फील नहीं कर रहे हैं, ऐसा माना जाए? बोलिए। तो अगर आप लोग इजीली महसूस नहीं कर रहे हैं तो कहीं दिक्कत है। 3 जगह है जांचने की। एक तो ये है कि आप लोगों का गोल क्लियर नहीं है, गोल की क्लैरिटी नहीं है। यानी गोल के बारे में आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं। गोल के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं है। गोल, एकेडमिक गोल और गोल। एकेडमिक गोल है अच्छे नंबर से, अच्छे मार्क्स के साथ आप 12th का एग्जाम पास करें। ये कॉन्फिडेंस आप लोगों का नहीं बढ़ रहा है। और दूसरा कि जिंदगी में हर क्षण, हर पल खुशी महसूस करें, सुख महसूस करें, हैप्पी महसूस करें और आप लोगों को एक परमानेंट हैप्पीनेस मिले। ये क्लियर हो रहा है या नहीं, बताइए? हो रहा है? देखिए, अगर गोल क्लियर नहीं है, गोल के बारे में क्लैरिटी नहीं है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता नहीं। और कॉन्फिडेंस हमने शुरू में कहा कैसा चाहिए, टेम्परेरी या परमानेंट? तो परमानेंट
कॉन्फिडेंस के लिए प्यारे बच्चों 3 बातों का क्लियर होना बहुत जरूरी है। नंबर 1 गोल, वो गोल दोनों तरह, एकेडमिक गोल भी और लाइफ गोल। क्लैरिटी बहुत जरूरी है, यानी कॉन्फिडेंट अबाउट योर गोल। नंबर 2, नंबर 3, पहले नंबर 3 पे बात करते हैं। कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फनेस, ये समझ में आया? कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फनेस यानी स्वयं के प्रति विश्वास। तुम्हें ये भरोसा अपने पर हो रहा है कि हम ये कॉन्फिडेंट है हमको कि हम अपना लाइफ गोल और हम अपना एकेडमिक गोल अचीव कर लेंगे, ये भरोसा हो रहा है? यस सर। जोर से बोलिए। यस सर। तो ये तो है। अगर ये क्लास लेने का इतना भी नहीं कर पाए कि आपका गोल क्लियर नहीं है, और दूसरी बात जो छोड़ दी गई है, तीसरी है, अभी मैंने बोला कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फनेस। दूसरी बात, कॉन्फिडेंट अबाउट, ये इसकी क्लैरिटी और इसके बारे में कॉन्फिडेंट, इनके बीच की एक चीज मैंने छोड़ दी है, वो मिसिंग है, उसके बारे में क्लैरिटी कि ये कैसे अचीव होगा। रिलेशनशिप प्लानिंग, किससे? रिलेशनशिप किससे अचीव होगा? प्लानिंग। गुड। प्लानिंग को फुलफिल कौन करेगा? रिलेशनशिप। रिलेशन। तो रिलेशन के बारे में कॉन्फिडेंट, देखो यहाँ 3 जगह कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। अगर तीनों जगह कॉन्फिडेंस नहीं है तो इस क्लास को लेने का, इस क्लास को करने का कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए तो पूछ रहे हैं कि आप लोग इजी होइए, आप लोग फ्री से फील करिए। अगर किसी दबाव में है, बंधन में है, किसी बाउंडेशन में है, तो इस क्लास को करने का कोई लाभ नहीं है। और ये तभी हो सकता है प्यारे बच्चों, जब ये तीनों बातें हमारे सामने क्लियर हो। गोल यानी अपने लक्ष्य के प्रति विश्वास। दूसरा, लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे उसकी प्लानिंग, और जिनके माध्यम से करेंगे वो रिलेशन, उन पर विश्वास, कॉन्फिडेंट। और तीसरा, स्वयं के प्रति विश्वास कि हाँ अब मैं इसको प्राप्त करूंगा, अब मैं इसको हर हालत में प्राप्त करूंगा। मुझको ये विश्वास है कि मैं हर हालत में इसको प्राप्त करूंगा। क्या अपनी ताकत को नहीं पहचानते? शुरू में कहा था कि कोई भी ऐसा लक्ष्य नहीं है जो आदमी के अप्रोच में ना हो। कोई भी लक्ष्य इंसानी ताकत से बड़ा नहीं, बोला है ना? तो अपने ऊपर विश्वास, अपने दमखम के ऊपर विश्वास, अपनी क्षमता, अपनी सामर्थ्य पर विश्वास, यही तो कॉन्फिडेंस है। इसी कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और ये कॉन्फिडेंस
हिलना डुलना नहीं चाहिए। अगर हिलने डुलने वाला कॉन्फिडेंस है तो वो टेम्परेरी है। चाहिए कैसा? परमानेंट। तो परमानेंट कॉन्फिडेंस, अभी आपने 2 दिन पहले सुना होगा, टीवी में बार बार आया है, स्कूल के कार्यक्रम में भी आपने देखा होगा, रानी लक्ष्मीबाई कहती है कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ऐसा बोला है ना, नाटक में भी आता है। रानी लक्ष्मीबाई को ये भरोसा है कि मेरे जीते जी अंग्रेज मेरी झांसी पर कब्जा नहीं कर सकते। ये टेम्परेरी कॉन्फिडेंस था कि परमानेंट? और करने नहीं दिया उसने। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में बार बार अंग्रेजों से मुकाबला हुआ। कभी कालपी में हुआ, कभी ग्वालियर में हुआ, कभी नाले पर हुआ, और कभी अंग्रेजों को उसका सेनापति घायल होकर भाग गया। पर रानी ने, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने मोर्चा नहीं छोड़ा। अपने दत्तक पुत्र को पीठ पर बांधकर लड़ाई लड़ती रही, तलवार चलाती। ये कॉन्फिडेंस कि हमको ये सब्जेक्ट में 100 नंबर लाने हैं, हमको हर सब्जेक्ट में 100 नंबर लाने हैं, ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो इस कॉन्फिडेंस को, परमानेंट कॉन्फिडेंस को लाने के 3 ही स्टेप हैं प्यारे बच्चों। एक है अपने लक्ष्य के प्रति विश्वास, और दूसरा लक्ष्य को प्राप्त करने में जो प्लानिंग है, जो टूल्स हैं, उन पर कॉन्फिडेंस, और तीसरा है स्वयं के प्रति विश्वास, कॉन्फिडेंट अबाउट योर नेस, स्वयं के प्रति विश्वास। भाई ये 3 ही जगह हैं, चौथी कोई जगह नहीं होती है। इसीलिए वो जो लाइन बोली थी कि कोई भी लक्ष्य इंसानी ताकत से बड़ा नहीं, और हारा वही है जो लड़ना अच्छी बात मैंने नहीं कही है। अपनी ताकत, अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा का पूरा उपयोग करिए अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए। इसके बारे में आप लोगों का कॉन्फिडेंस हिलना डुलना नहीं चाहिए। ये बात कहने का प्रयास किया जा रहा है, और अगर वो कॉन्फिडेंस पहले के मुकाबले बढ़ रहा है या नहीं? पहले से बढ़ रहा है? जोर से बोलिए। ये ऐसा बढ़कर इस लेवल पर पहुंच जाए कि फिर हिले ही नहीं, फिर लक्ष्य आपके अप्रोच से दूर हो ही नहीं सकता। और रिलेशनशिप में जो समस्याएं आती हैं, थोड़ा बहुत उनको हम छूने का प्रयास कर रहे हैं, उनके बारे में क्लैरिटी, फ्रेंडशिप के बारे में क्लैरिटी। जैसे एक बच्चे की कहानी कल आपको सुनाई कि भाई 2 बॉयज हैं, दोनों अच्छे क्लासमेट्स हैं और दोनों में फ्रेंडशिप है। बताई थी ना कि अमित उदेश के घर गया। ये कहानी कैसी लगी? इस कहानी से मैसेज क्या मिलता है बताइए, कौन बताएगा? देखिए, हर कहानी के पीछे जो आप बुक में पढ़ते हैं, कोई भी कहानी हो उसमें कोई ना कोई मैसेज होता है। अगर उस मैसेज को नहीं पकड़ा तो कहानी का कोई लाभ नहीं है। जैसे पिक्चर देखी और हॉल से बाहर आ गए, पिक्चर देखने का मतलब तो केवल इंटरटेनमेंट, उससे कोई कॉन्फिडेंस तो बढ़ता नहीं है, कोई हमारा गोल अचीव करने में कोई हेल्पफुल होता हो ऐसा भी नहीं होता है। तो किसी भी कहानी में कोई मैसेज छुपा है, कोई लर्निंग है उसमें। अगर उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं तो कोई लाभ नहीं है कहानी सुनने का। इस कहानी को हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था। अब बताइए इस कहानी से क्या लेसन मिलता है? बोलो। हमें विश्वास करना चाहिए किस पर? जिससे रिलेशन रख रहे हैं, जिससे रिलेशन है उस पर विश्वास। अब देखिए
मैं तो करना चाहता हूँ। बड़े लोगों से बात करते हैं ना जब कॉन्फिडेंस के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, तो वो बड़ी खुल के एक बात कहते हैं कि हम तो ठीक डिलीवर करते हैं रिलेशनशिप में बिहेवियर को, दूसरा नहीं करता। लोगों की यही समस्या है, और वो दूसरा जिस समय बात होती है उस समय वहां है नहीं। आप लोग नहीं कह रहे हैं कि हमें दूसरे से कहीं कोई शिकायत है। बड़े लोगों के साथ दिक्कत यही है कि वो हमेशा दूसरों की शिकायतें लिए हुए घूमते मिलेंगे। बच्चे दूसरे की शिकायत नहीं कर रहे हैं। इस कहानी में अपने ऊपर कॉन्फिडेंस जब आएगा, जब हम दूसरे को भी अपने जैसा महसूस कर सकें। जैसे हमने बताया कि ए की और बी की फ्रेंडशिप है। जैसा ए अपने बारे में सोचता है, वैसा ही ए बी के बारे में सोचता है। तो दोनों की थिंकिंग, दोनों की फीलिंग, दोनों के व्यूज, दोनों के थॉट मैच होंगे, होंगे या नहीं होंगे? और बी भी ऐसा ही सोचे। जैसा बी अपने बारे में सोचता है, वैसा ही ए के बारे में सोचे। इस कहानी से सबसे बड़ी बात ये मिली कि जब सुदेश की जेब में, सुदेश ने अमित की जेब में अगले दिन क्लास में वही पेन देखा, उसको खराब लगा कि मेरा पेन घर से गायब था और ये पेन तो मेरे दोस्त की जेब में है, कल जो मेरे पास खेलने आया था और ये चुरा कर ले आया। उसने ऐसा बोला कि तुम पेन घर से उठा कर ले आए। चोरी जैसा शब्द बोला कि नहीं बोला, दोस्ती में इतना उसने इतना बोलने में बचाया होगा अपने को, मगर कहने का अर्थ वही था कि तुम पेन चुरा के ले आए। और जब किसी को सीधे चोर कहा जाए तो जिसको कहा जाए तो खराब लगता है ना, खराब लगता है। तो ऐसे ही अमित ने जब ये सुना कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त, अब तक का मेरा बेस्ट फ्रेंड, कल मैं इसके घर पे गया खेलने और आज ऐसा ही पेन जैसा इसके घर में था मेरी जेब में है और इसका पेन मिसिंग है, और ये पेन अपना मान रहा है मेरी जेब में रखे हुए पेन को, और मुझको चोर कह रहा है, तो उसे गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? आएगा। उसने एक क्षण को सोचा, परंतु अपने विचारों पर, अपने भावों पर तुरंत कंट्रोल कर लिया कि अगर मैं भी गुस्से में आ गया, मैंने भी ऐसा ही रिएक्ट कर दिया, तो हमारी दोस्ती का क्या मतलब है? हमारी दोस्ती तो आज ही टूट जाएगी। तो उसने सोचने के बाद वो पेन निकालकर जेब से सुदेश को दे दिया। उसने पेन की कीमत पर दोस्ती बचा ली या नहीं? हालांकि फिर उनकी 2-3 दिन बातचीत नहीं हो पाई, क्योंकि भारीपन तो आ ही गया था। तो इस कहानी में सबसे बड़ा मैसेज ये मिलता है कि अमित ने संबंध को बचाने के लिए अपनी प्यारी चीज पेन, जो उसके पापा ने उसके कहने से दुकान से खरीदवाया था, उसको अपने दोस्त के लिए दे दिया। और जब 3-4 दिन बाद सुदेश ने अपनी अलमीरा साफ करते हुए कहीं वो एल्बम देखी, उस एल्बम में ऐसा ही रखा हुआ पेन देखा, तब उसके बारे में सोचकर उसके दोनों विचार आए। कहीं मेरे दादाजी 2 पेन तो नहीं ले आए, एक मेरा उस दिन खो गया और एक यहाँ रखा रह गया हो। दूसरा ये भी आया कि कहीं ये पेन वही तो नहीं है
जिसको मैंने ये सोच लिया कि अमित उठा के ले गया होगा। अगर वो ले गया होता तो उसकी जेब में नेक्स्ट डे क्यों देखने को मिलता? फिर ये भी क्वेश्चन आता ही, यानी ये थिंकिंग सारी जाती है, फैलती है, विचार भाव ऐसे ही फैलते हैं। और दोनों बातों पर सोचते हुए अगले दिन स्कूल में उसने पूछ ही लिया सुदेश से कि भाई मेरा पेन, क्योंकि पहले मैंने दादाजी से पूछा क्या दादाजी आप 2 पेन लाए थे? दादाजी ने मना कर दिया, नहीं मैं तो एक ही पेन लाया था। उसको समझ में आ गया कि मैंने एक झूठा आरोप लगा दिया अपने दोस्त पर, उसे खराब लगा होगा, परंतु उसके पास वैसा ही पेन था, ये आश्चर्य है। और उसने वो पेन दोस्ती बचाने के लिए दे दिया। तो फिर सुदेश को अपनी गलती महसूस हुई और उसने अगले दिन क्लास में जाकर स्कूल में उससे सॉरी बोला और ये कहा कि मेरा तो पेन घर पे ही मिल गया था, तुम्हारे पास भी ऐसा ही पेन था, तुम बता सकते थे, तुमने वो पेन अपना दे दिया, ये तुम पर आया कहाँ से? फिर उसने कहानी बताई कि भाई ये पेन मुझको देखने में बहुत अच्छा लगा, इसकी राइटिंग भी बड़ी अच्छी लगी और एकदम चलने में भी स्मूथ है। तो मैंने भी तुम्हारे घर से आने के बाद अपने पापा से कहा कि एक पेन ऐसा मैंने देखा है अपने दोस्त के पास, मुझे भी मार्केट में आप चलिए ऐसा ही पेन दिलवाइए। अब उसके पापा जाते तो कोई दूसरे कलर का ले आते, दूसरे क्लिप वाला ले आते। तो वो साथ गया और इत्तेफाक से स्टेशनरी शॉप पर वैसा ही पेन मिल गया, खरीद लिया। खरीद कर अपने जेब में लगाया तो उसको भी अच्छा लगा कि अब ऐसा ही पेन मेरे पास है, ऐसा ही पेन मेरे दोस्त के पास है। परंतु जब क्लास में दोस्त के पास था नहीं, सुदेश की जेब में था नहीं, क्योंकि वो तो अपने घर पे पेन मिस कर चुका था, उसे पता ही नहीं था कि घर में गायब कहाँ हुआ। और अमित की जेब में लगा हुआ देखा तो तुरंत मन में ये विचार आया कि अमित तो घर से कल ले आया मेरे। और अमित के रिएक्शन से वो क्रोध थोड़ी देर के लिए चेहरे पर नजर आया, मगर उसने अपने एक्सप्रेशन पर काबू कर लिया। किया है या नहीं? किया ना? तो करने से दोनों में झगड़ा वही हो जाता। और जब ये ठीक से मालूम हो गया सुदेश को कि भाई मेरी बातों से मेरे दोस्त को खराब लगा होगा, तो उसने भी सॉरी बोला। दोनों के गिले शिकवे दूर हो गए और दोनों फिर से अच्छे दोस्त हो गए। ये कहानी से शिक्षा मिलती है कि एक दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त के आरोप लगाने वाले भाव को सहजता में ले लिया। वो भड़का नहीं, वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुआ। ये लेसन मिलता है ना? मिलता है? मिलता है ना? ये थी बात। अब प्यारे बच्चों, ये फीलिंग, ये थॉट कैसे नियंत्रित हो? कई बार हम क्या सोचते हैं, क्या हम उसे जानते हैं? क्योंकि जो भी कुछ हम करते हैं, करने के 2 ही तरीके हैं, एक है वर्क और एक है बिहेवियर। 2 ही एक्शन होते हैं हमारे, और हर एक्शन के पीछे, चाहे वो वर्क है या बिहेवियर है, उसके पीछे हमारा अपना डिसीजन होता है। उस डिसीजन के पीछे होती है हमारी थिंकिंग। क्या होती है? थिंकिंग यानी सोच। यानी हम अपने आप डिसीजन लेते हैं कि हमें ये करना है, परंतु उस थिंकिंग के बारे में हम कई बार अवेयर नहीं होते और कई बार अवेयर होते हैं। ऐसा होता है या नहीं? ऐसा होता है?
तो कई बार अपने विचारों के बारे में, अपने भावों के बारे में हम बेहोशी में रहते हैं, यानी उनकी तरफ ध्यान ही नहीं है, कुछ और सोच रहे हैं। और अभी मैंने कहा कि जो भी हम एक्शन करते हैं उसके पीछे हमारा अपना डिसीजन है। उस डिसीजन में हमारी अपनी थिंकिंग है, थिंकिंग के पीछे हमारी अपनी नोइंग है, यानी जानना। तो अब बताइए, वो हमारे थॉट, हमारी फीलिंग सही होगी तो फिर हमारा एक्शन गलत हो सकता है क्या? बोलिए। अगर हमारी थिंकिंग, हमारी फीलिंग, हमारी थिंकिंग, हमारा डिसीजन गलत नहीं हो सकता अगर हमारी नोइंग और हमारी थिंकिंग सही है, तो फिर डिसीजन गलत नहीं हो सकता, तो हमारा एक्शन भी गलत नहीं हो सकता। एक्शन है वर्क एंड बिहेवियर। बिहेवियर है एक का दूसरे के साथ बातचीत करना, और बातचीत करने का उद्देश्य क्या है? तुम्हारे ये दोस्त हैं, इससे बातचीत करने का उद्देश्य क्या है? दोस्त क्या है? बातचीत, फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप बढ़ाने से क्या होगा? बोलो। फ्रेंडशिप बढ़ाने से क्या होगा? रिलेशनशिप अच्छे होंगे। रिलेशनशिप अच्छे होने से क्या होगा? एक दूसरे पर ट्रस्ट होगा। एक दूसरे पर ट्रस्ट होने से क्या होगा? जब तक वो जवाब नहीं आएगा सवाल ऐसे करते रहेंगे, पर वो जवाब आएगा, वो तो नेचुरल आता है। तो ट्रस्ट एक दूसरे पर करने से क्या होगा? वो लाइफ गोल के लिए बेनिफिशियल होने से क्या होता है? कॉन्फिडेंस अच्छा होने से क्या होता है? क्या होता है? हैप्पी। क्योंकि मूल चीज है, हमें उससे सुख मिलता है। अच्छी दोस्ती, अच्छे फ्रेंडशिप में अच्छे टर्म्स होने से हम अगर बिहेवियर को फुलफिलमेंट कर रहे हैं, यानी एक दूसरे के साथ सही एक्सप्रेशन कर रहे हैं दोनों, तो दोनों ही हैप्पी होंगे या एक होगा? तो इसे कहते हैं म्यूचुअल फुलफिलमेंट। क्या कहते हैं? ये है लक्ष्य। इसीलिए आप जो बात करते हैं, हर काम के पीछे ये पेन है। ये पेन क्यों है? लिखना क्यों? पढ़ने के लिए। पढ़ना क्यों? समझने के लिए, ज्ञान के लिए। ज्ञान क्यों? ज्ञान क्यों? हमारे किस काम का है ये समझ में आए। हमारे लिए ये कहीं हमारे किसी गोल में, गोल के किसी खाने में ये फिट होता है, हमारे लिए बेनिफिशियरी है, हमारे काम का है, हमारे लाभ का है, इसके लिए। और जब ऐसा होता है, वो काम का हो, लाभ का हो, तो फिर क्या होता है? हैप्पी। यदि किसी भी क्वेश्चन का जवाब लीजिए, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते रहिए, लास्ट आंसर हैप्पीनेस ही आएगा। जैसे ये बोर्ड क्यों? लिखने के लिए। लिखना क्यों? पढ़ने के लिए। पढ़ना क्यों? समझने के लिए। समझना क्यों? जीने के लिए। जीना क्यों? सुखी होने के लिए। तो हर क्वेश्चन का आंसर ये सामने टेबल रखी है। टेबल क्यों? इस पर हाथ रखें, इस पर बैठकर कॉपी रखें और इस पर बैठकर लिखें। फिर लिखना क्यों? पढ़ना क्यों? समझने के लिए। समझना क्यों? जीना क्यों? हैप्पीनेस के लिए। हर क्वेश्चन का लास्ट आंसर यही आएगा।
बाबा हमारे लिए कोई अच्छी चीज लाए। अच्छी चीज क्यों लाए? हैप्पीनेस के लिए। हैप्पीनेस के लिए। एकदम डायरेक्ट आंसर आ रहा है। हम कई बार आंसर जो है 3-4 क्वेश्चंस के बाद आता है। तो प्यारे बच्चों, हर काम के पीछे हमारा डिसीजन सही हो, इसके लिए आवश्यक है कि हमारे व्यूज अच्छे हो, हमारा थॉट अच्छा हो, हमारी फीलिंग अच्छी हो। ये समझ में आया ना? तो ये बैठ फीलिंग और थॉट अच्छे हो, भाव और विचार के बारे में ये जगह है, थोड़ा सा इधर लिखते हैं। भाव और विचार अच्छे हो, इसके लिए एक तो है नो